प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा था। आज हम लोग गति से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो पहला है चाल। चाल या स्पीड। इसकी परिभाषा हम गति की परिभाषा से ही निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु में समय के अनुसार स्थिति में होने वाला परिवर्तन गति को बताता है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो निश्चित दूरी जरूर कुछ न कुछ तय करती है। तो सीधी सी परिभाषा हुई चाल की कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा के हिसाब से हम ऐसे लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हुई इसकी सामान्य परिभाषा कि यदि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, समय को एकांक बना दिया गया है, अर्थात चाहे वो 1 घंटे में चली हुई दूरी हो तो हम उसको घंटे के हिसाब से चाल निर्धारित करते हैं, चाहे वो मिनट के हिसाब से चली गई दूरी हो तो हम उसे मिनट के हिसाब से उसकी दूरी का निर्धारण करते हैं, और अगर सेकंड में चली गई दूरी है तो हम उसको सेकंड में निर्धारित करते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर यदि कोई वस्तु तीस सेकंड में यह दूरी मीटर दूरी तय करे तो वस्तु की चाल v बराबर दूरी बटा समय या हो जाएगा f बटा t मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ध्यान दें कि चाल का मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर यही दूरी जो है घंटे में तय की जाती है तो हम किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कहते हैं, जहां दूरी को हमने किलोमीटर में व्यक्त किया है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की समय की इकाइयों के अनुसार चाल की भी इकाइयां बनती जाती हैं। तो यदि कोई वस्तु s मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की चाल v बराबर दूरी बटा समय या v बराबर s बटा t मीटर प्रति सेकंड।
अब अगर यहाँ पे समय अंतराल को हम लोग विभाजित कर दें, समय को अंतराल में बांट दें, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु t1 समय में s1 दूरी तय करती है और t2 समय में s2 दूरी तय करती है, तो वस्तु द्वारा चली गई वस्तु की चाल v बराबर हो जाएगी दूरी अंतराल बटा समय अंतराल। यदि वस्तु t1 सेकंड में s2 मीटर दूरी तथा t2 सेकंड में s2 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल v बराबर s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1 या v बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा t मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विभिन्न खंडों में बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जब गति करना प्रारंभ करती है उस समय 5 सेकंड समय बीत चुका होता है और हम अगले 10 सेकंड तक यानी 15 सेकंड तक वस्तु के द्वारा चली गई दूरी नापते हैं, तो इस स्थिति में हम पाते हैं कि वस्तु द्वारा चला गया समय अंतराल, वस्तु द्वारा दूरी तय करने में लगा समय जो है वो 15 माइनस 5 अर्थात 10 सेकंड का हुआ। और अगर इस दौरान वह 15 मीटर से हट करके 50 मीटर पर पहुंच जाती है तो उसके द्वारा उतने समय अंतराल यानी 10 सेकंड में तय की गई दूरी 50 माइनस 15 यानी 35 होगी। तो इस प्रकार अगर हम वस्तु की चाल निकालें तो वस्तु की चाल आ जाएगी 35 बटा 10 मीटर प्रति सेकंड अर्थात 3.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार ये हो गई वस्तु की चाल, अर्थात वस्तु की चाल कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं। यदि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बहुत ही सूक्ष्म समय में कवर की जाती है, तय की जाती है, तो यहाँ पर हम गणित के हिसाब से अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को d से निरूपित करते हैं, अर्थात वस्तु की चाल यदि समय अंतराल बहुत सूक्ष्म हो अर्थात डेल्टा टी लगभग 0 हो तब v बराबर डी एस बटा डी टी मीटर प्रति सेकंड। इस विधि का हम लोग
उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसे गणित शास्त्र में अवकलन के हिसाब से बोलते हैं। तो ये हो गई वस्तु की परिभाषा, वस्तु के चाल की परिभाषा कि किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल के विषय में हमें एकदम स्पष्ट आइडिया होना चाहिए कि वस्तु की चाल जो है वो हमेशा मीटर पर सेकंड अंतरराष्ट्रीय मात्रक में मापी जाती है और इसके अन्य मात्रक होते हैं। और एक ध्यान देने की बात यह है कि वस्तु की चाल एक अदिश राशि है। यद्यपि इसमें दिशा होती है परंतु हम स्वतंत्र हैं। यदि हम दिशा सहित वस्तु की चाल को व्यक्त करते हैं तो एक सदिश राशि अर्थात वेग बन जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और यदि वस्तु की चाल को बिना दिशा के हम निरूपित करते हैं तो वह अपने आप में एक अदिश राशि बन जाती है, जिसे हम लोग चाल कहते हैं। चाल के बाद अब हम लोग वस्तु के वेग के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा है कि दूरी और विस्थापन होता है। जहाँ विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, ये सब चीज़ हम लोगों ने इसके पहले वाले अंक में पढ़ा था। ठीक वही कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने उपस्थित होता है चाल और वेग में। तो जैसा कि चाल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि एकांत समय में चली गई दूरी को दूरी। ठीक इसी प्रकार हम जब किसी वस्तु का वेग परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। यहाँ यही बात ध्यान देने की है कि चाल वाली परिभाषा में दूरी और वेग वाली परिभाषा में विस्थापन की बात आई हुई है। अब जो अंतर हम लोगों के समक्ष आया था दूरी और विस्थापन में, वही अंतर हमारे मन में उठता है कि चाल और वेग में भी क्या अंतर होना चाहिए, जो कि हम इसके नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु के वेग को हम कहते हैं क्या, कि उसके द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन। तो जब विस्थापन है तो यहाँ पे दिशा भी आ जाएगी। जैसे यदि हम ये कहना चाहें कि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो यह एक अपने आप में सेंस ले लेता है दिशा का कि वस्तु किस दिशा में जा रही होगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। ऐसे ही आप कह दीजिए किसी से, अपने मित्र से, कि भैया मैं आपके यहाँ मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यानी चाल से आया, तो यहाँ पे दिशा की बात नहीं निकल रही है। यहाँ पे केवल ये है कि आपके यहाँ आपका मित्र आया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोटरसाइकिल को चला करके। लेकिन अगर यहीं पे ये कहा जाए कि आपके घर से पूरब दिशा में एक शहर है, मैं उस शहर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया हूँ आपके पास, तो यहाँ पे बात स्पष्ट हो जाती है कि तब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह वेग बन जाता है। और यदि दिशा का यहाँ पे बोध न कराया जाए तो ये चाल बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है। तो जब यहाँ विस्थापन की बात आ गई तो निश्चित रूप से यहाँ पे दिशा की भी बात आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो चाल और वेग दोनों की परिभाषाओं से एक बात उभयनिष्ठ मिलती है, यानी दोनों में पाई जाती है, जिसे हम देखते हैं कि समय के अनुसार दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है वह जो है चाल बन जाता है, और समय के अनुसार विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वह वस्तु का वेग बन जाता है।
दर के रूप में हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग जो है उसके विस्थापन परिवर्तन की दर है जो समय के अनुसार परिभाषित होती है। ठीक इसी प्रकार से किसी वस्तु की चाल जो है उसकी दूरी में परिवर्तन की दर है समय के अनुसार। तो समय के अनुसार दूरी में परिवर्तन जो है वो चाल कहलाता है और समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन जो होता है वो वेग कहलाता है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि वेग और चाल ये एक दूसरे से ही ठीक वैसे ही अलग जान पड़ते हैं जैसे दूरी और विस्थापन में हमें अंतर पता चलता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे चूंकि दिशा का मात्रक न लेकर के समय के अनुसार जब हम विस्थापन का मात्रक निर्धारित करते हैं तो इस प्रकार से वेग का मात्रक बन जाता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पे उसकी दिशा को निर्धारित करनी पड़ती है। यदि आप केवल यह बोलेंगे कि किसी वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड या 40 मीटर प्रति सेकंड कैसा है तो वह पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। वहाँ पे हमें दिशा का ज्ञान कराना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार वेग जो है विस्थापन परिवर्तन की दर हो गई और चाल जो है वो दूरी परिवर्तन की दर के बराबर हो गई। तो यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो यदि कोई वस्तु t1 सेकंड में d1 विस्थापन तक तथा t2 सेकंड में d2 विस्थापन तक हटती है तो वस्तु का वेग v बराबर d2 माइनस d1 अपान t2 माइनस t1 या डेल्टा d अपान डेल्टा t मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमने विस्थापन के लिए d शब्द का प्रयोग किया है, d अक्षर का प्रयोग किया है। तो इसके ऊपर हमने एक तीर बनाया है। तीर जो है इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह एक सदिश राशि। तो जैसे कि कोई वस्तु प्रारंभ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी, ये d1 हो गया और ये d2 हो गया इस दिशा में। तो अब ये t1 सेकंड में और ये t2 सेकंड में। तो इस दोनों के जो d2 विस्थापन है और d1 विस्थापन है, इनके अंतर को हम निकालेंगे। तो उस अंतर को निकालना और उसके विषय में विस्तृत अध्ययन करना हम लोगों के कोर्स में नहीं है, जिसे हम आगे की उच्च कक्षाओं में कक्षा 11, 12 या और आगे की कक्षाओं में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें हम विस्तार से इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सदिश राशि जो तीर निर्धारित किया गया है वो इसकी दिशा को बताने वाली है। तो यहाँ पर हमें
वेक्टर यानी सदिश विधि द्वारा d1 और d2 के बीच का अंतर निकालना पड़ता है। तो प्रायः हम लोगों के कोर्स में जो कुछ भी प्रश्न हैं वह निश्चित ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित हैं, तो जिसके आधार पर हम उनके विस्थापन के अंतर को निकाल लेते हैं, यानी विस्थापन में परिवर्तन को हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल करके वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर वस्तु का समय अंतराल जो है अत्यंत सूक्ष्म है, जैसा कि चाल वाली केस में था, तो अगर अत्यंत सूक्ष्म है तो उसके लिए हम फिर वही v बराबर आ जाएगा समय में परिवर्तन के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म के लिए, तो वो अवकलन गणित की शाखा में चला जाएगा। उसमें भी हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। तो हम लोगों ने वेग और चाल इसके विषय में पढ़ा। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है, अगली परिभाषा जो है वो है त्वरण। त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ भी परिवर्तन की दर आ गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है और समय के अनुसार एकांक समय में जितना परिवर्तन होगा उसके वेग में, उसे हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट हो गई, समय की परिभाषा चाल की परिभाषा स्पष्ट हो गई और वेग की परिभाषा स्पष्ट हो गई। इन तीनों चीजों में एक ही चीज कॉमन है, वो है समय। तो समय के अनुसार दूरी में परिवर्तन चाल कहलाता है, समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु की गति में तीव्रता आना अथवा धीमा होना। जैसे आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसका एक्सीलेटर लेते हैं, तो एक्सीलेटर लेते ही वस्तु का वेग जो है बढ़ता जाता है, स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, तो हम उसे कहते हैं त्वरण। अंग्रेजी में इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। इसी नाम के आधार पर ही गाड़ी में जो गति बढ़ाने वाला यंत्र होता है उसे हम लोग एक्सीलेटर कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीलेटर ये। तो एक्सीलेटर लेने से गाड़ी का वेग बढ़ता है और उसका ठीक उल्टा जो है ब्रेक होता है, जिसे हम लोग रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। अगर किसी वस्तु की चाल या किसी वस्तु का वेग अर्थात हम कह सकते हैं दिशा अथवा परिमाण या दोनों अगर समय के अनुसार बढ़ रहे हैं तो वस्तु जो है त्वरण अवस्था में है, और यदि वो समय के अनुसार घट रहा है तो हम उसे मंदन की अवस्था में कहते हैं। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई बाइक में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे उसकी चाल जो है कम होती जाती है और अंततः उसकी चाल जो है शून्य हो जाती है। तो ये मंदन हुआ। और अगर हम खड़ी हुई बाइक को स्टार्ट करके उसका एक्सीलरेटर खींचते हैं तो वस्तु गाड़ी की स्पीड या गाड़ी का वेग जो है लगातार बढ़ता जाता है, तब तक बढ़ता जाता है जब तक हम उसका एक्सीलरेटर खींचते जाते हैं। तो इसका मतलब वो त्वरित मोशन में, त्वरित गति में आ जाती है। और जब हम एक्सीलरेटर खींचना बंद कर देते हैं तो गाड़ी को एक निश्चित वेग प्राप्त हो जाता है, और अगर एक्सीलरेटर को कम या ज्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से गाड़ी का वेग जो है बढ़ता है अथवा घटता है। तो यहाँ पर
त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक जो है त्वरण का मात्रक ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, क्योंकि वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो फिर से जब हम समय से भाग देंगे, t से तो सेकंड से भाग देंगे तो सेकंड की घात 2 हो जाती है। और हम लोगों की पुस्तक में ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली द्वारा लिखा गया है, इसे मीटर यानी m और s की पावर -2 ms की पावर -2 के हिसाब से भी पढ़ते हैं। यहाँ पे यही ध्यान देने की बात है, इसके पहले जो हम लोगों ने चाल का पढ़ा था तो उसमें चाल में मीटर प्रति सेकंड यानी ms की पावर -1 जैसा कि हम लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि वस्तु का त्वरण जो है उसमें होने वाले वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी यदि वस्तु का वेग t1 सेकंड से t1 सेकंड में v1 से बढ़कर t2 सेकंड के बाद v2 हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण a बराबर, यहाँ पे त्वरण को हम a से निरूपित करते हैं, a बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, या हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम त्वरण, चाल और वेग इन 3 राशियों के विषय में पढ़े। इसके शेष भाग को हम अपने अगले वीडियो के अंक में पढ़ेंगे।